SP स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे 12th का जो पार्ट टेस्ट 2 है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कहा है आपसे कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए 5 सेंटीमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ ए 5 सेंटीमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ ए 5 सेंटीमीटर The resistance of a 5 centimeter long wire is 10 ohm. It is uniformly stretched so that its length become 20 centimeter. Length जो है 4 times 5 से 20 हो गया, मतलब 4 times बढ़ गया। तो the resistance of the wire is, तो we know that R is equal to कितना होता है बेटा? R is equal to this is equal to रो L upon A होता है। तो एरिया का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लेंथ बोल रहा है कि 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। सो आर इज टू कितना हो जाएगा? दिस इज रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। तो अगर 4 टाइम्स आपका लेंथ इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा? तो 16R हो जाएगा बेटा। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R है तो फाइनल रेजिस्टेंस 16R होगा। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10। सो दिस इज इक्वल टू 160 ओम इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर हम देखें तो ये तीनों किस में है? सीरीज में। तो 6 + 4 10 एंड +8 कितना हो गया? 18। 18 के साथ में ये 6 किस में आ जाएगा? इधर हो जाएगा यहाँ पे 18 और ये 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इसका 18 और 6 का हम पैरेलल में निकालेंगे, तो ये देखो पैरेलल में निकाला है, और इसके साथ ये सारा किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे किस में हो जाएगा? पैरेलल में। बस ये दोनों को पैरेलल में करना है, और फिर इसके साथ में ये और ये जो 18 इंटू 6 ये जो है ये पैरेलल में आ जाएगा। इसके साथ ये 4 सीरीज में आ जाएगा, तो देखो 4 सीरीज में आ गया। एंड इसके साथ में 8 + 2 जो है आपका, ठीक है, और ये 4, इसका रिजल्टेंट निकाल करके इसको ऐड कर देना, तो उसका रिजल्टेंट 2 आ जाएगा। सो फाइनल रिजल्टेंट इज 10.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा है आपसे, नेक्स्ट में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एक्सेप्ट थ्रू पावर सोर्स। तो देखो इसमें सीधे सीधे हम मार्क करें तो 4th पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 3rd का इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द लोअर टू हायर पोटेंशियल, यस, लोअर टू हायर पोटेंशियल एक्सेप्ट थ्रू पावर सोर्स, ठीक है। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेज, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। 3rd पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि R = m/ne² टाउ इंटू L/a होता है। टाउ ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो जब से ही टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो कोलिजन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब कोलिजन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो डिक्रीज करता है। ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये वैल्यू घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 cells A and B are connected in the secondary circuits of a potentiometer, one at a time, and the balancing length are respectively 400 and 440 centimeter. The EMF of the cell A is 1.08। तो इसका सीधे फार्मूला होता है बेटा, दिस इज E1/E2 इक्वल टू दिस इज L1/L2। E1/E2, E1 की वैल्यू गिवन है, E2 की वैल्यू निकालना है, डिवाइडेड बाई लेंथ 400 440, सॉल्व करोगे तो 1.188 वोल्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो फॉर ए सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस R = 5 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो EMF = दिस इज 2.2 वोल्ट हो गया, V = दिस इज 1.8 वोल्ट है। तो ये EMF हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल 5 है, हमने फार्मूला पढ़ा रखा है। R = दिस इज E/V-1 × R, वैल्यू पुट करोगे, सो दिस इज 10/9 ओम इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a galvanometer having a coil resistance of 30 ohm shows full scale deflection when a current of 2 ampere passes through it can conducted into an ammeter। गैल्वेनोमीटर से एमीटर का जब कन्वर्जन करते हैं तो जो संट होता है उसकी वैल्यू S = दिस इज Ig/I - Ig होता है। वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो आंसर दिस इज 7.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कह रहा है कि टू रेजिस्टर्स हुज वैल्यू आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ वन सेल, द रेशियो ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इट एंड यू नो दैट पावर इज कल्ड दिस इज V²/R होता है। सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया, सो दिस इज P1/P2 एंड दिस इज कल्ड टू R2/R1, सो दिस इज कल्ड टू 1/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये देखो बेटा यहाँ पे कार्बन रजिस्टर जो कि बोर्ड में नहीं था, लेकिन कार्बन रजिस्टर बड़े सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, हालांकि हमने सारा ये पढ़ा रखा है आपको। कार्बन रजिस्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा हमने दिया था, ठीक है। जैसे कार्बन रजिस्टर विथ कलर रिंग्स एज R=47 इंटू 10 ± 10%, देन आइडेंटिफाई द कलर करस्पॉन्डिंग टू रिंग 1। तो ये देखो 1 जो होता है बेटा, तो जो कार्बन कोडिंग होता है उसमें से जैसे 0 होता है तो उसका अलग वैल्यू होता है, मतलब उसका अलग 0 को कलर से हम डिनोट करते हैं, 1 को अलग कलर से डिनोट करते हैं, 2 को अलग कलर, तो उसका जो फार्मूला होता है, तो सबसे पहले तो अगर देखोगे तो ये जो 1 होता है, ठीक है, इसको 1 और 2 जो होता है डिजिट होता है, 1 2 जो होता है डिजिट होता है, 3 जो होता है आपका मल्टीप्लायर होता है, एंड 4th जो होता है टॉलरेंसेज होता है। तो अगर हम टॉलरेंसेज में देखें यहाँ पे तो ±10% है, तो जब टॉलरेंसेज ±10% होता है तो सिल्वर का होता है, ठीक है। सिल्वर का जो टॉलरेंसेज होता है ±10% होता है, गोल्ड का ±5% होता है। इसका मतलब 4th जो है वो सिल्वर रिप्रेजेंट करेगा, मतलब D 4 होगा, तो D का 4 इसी में है, तो करेक्ट आंसर तो 4 ही होगा। और ये समझ लो कि इसका बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसका पूरा जो कलर कोडिंग होता है, जैसे अगर 0 है तो 0 का मतलब होता है तुम्हारा 0, तो 0 का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। और अगर 1 है तो 1 का मतलब होता है ब्राउन, 2 है तो 2 का मतलब होता है आपका रेड, 3 है तो ऑरेंज, 4 है तो येलो, 5 है तो ग्रीन, 6 है तो ब्लू, 7 है तो वायलेट, 8 है तो ग्रे एंड 9 है तो वाइट। और इसी को फॉर्म में लिखते हैं बीबी, याद रखने के लिए बीबी राय वेरी गुड वाइफ, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरह से इसको हम फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 4, मतलब फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट है वो डिजिट देता है उसकी वैल्यू है 4, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 4 रिप्रेजेंट करता है आपको येलो को। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट है वो येलो के बराबर होगा, मतलब 2 के बराबर होगा, तो देखो फर्स्ट 2 के बराबर हो गया। सेकंड जो है वो क्या है 7, तो 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 रिप्रेजेंट करता है वायलेट को, तो सेकंड जो है वायलेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब थर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड में क्या है तुम्हारा, थर्ड में मल्टीप्लायर होता है, तो मल्टीप्लायर कितना है 10⁻1 होता है, जैसे यहाँ पे 10⁻2 भी हो सकता है, 3 होता है, जो भी पावर होगा 10 का वो मल्टीप्लायर कहलाता है। तो 10 पावर कितना है 1, तो 10 पावर अगर 1 है तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है ब्राउन को, तो ये हो गया तुम्हारा ब्राउन, मतलब फर्स्ट, तो ये D 4th पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज R=R0 × 1 + 2T + 3T²। Here R0 is the resistance at 0 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance at temperature T is, so this is alpha is equal to, we know that dr/r into dt होता है, r की वैल्यू आपको गिवन है, इसको डिफरेंस, क्योंकि ये कहाँ से आता है, r is equal to this is R0 1 + अल्फा इंटू दिस इज equal to डेल्टा टी, वही चेंज इन टेम्परेचर, तो इसी को हम लिख सकते हैं ना, दिस इज equal to r is equal to R0 into R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो r minus R0 is equal to R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी, एंड व्हाट इज r minus R0, so this is डेल्टा r and डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/r इसकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज अल्फा, और इसी को डेल्टा आर डेल्टा टी को dr/dt आप लिख सकते हैं, सो दिस इज dr/dt एग्जैक्ट फॉर्म में इंटू 1/r, दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो यही फार्मूला यहाँ पे बना है। सो अल्फा इक्वल टू हम सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से निकाल सकते हैं फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो यहाँ पे कहा है कि द करंट एंड वोल्टेज ग्राफ फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर गिवन आर शोन इन ए फिगर, कंक्लूड दैट, ये टेम्परेचर 1 है और ये टेम्परेचर 2 है, क्या है इधर वोल्टेज और इधर क्या है करंट। एंड वी नो दैट कि ये तो वोल्टेज करंट का हम रेजिस्टेंस का अगर हम ग्राफ देखें, अगर हम रेजिस्टेंस का यहाँ पे ग्राफ देखते हैं तो देखो रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे तो इधर तो हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू दिस इज I इंटू आर, ठीक है। सो V इक्वल टू I इंटू आर, और अगर हम देखें यहाँ पे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज V/I, तो R इक्वल टू अगर V/I होता है तो V अगर इधर होता है एक्स वाई एक्सिस पे, तो अब हम लिखते हो कि R इक्वल टू दिस इज स्लोप, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है दिस इक्वल टू I क्या है वाई एक्सिस पे है, I वाई एक्सिस पे, मतलब दिस इक्वल टू I
वी आई अपॉन वी एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज द स्लोप यहाँ पे। तो जिसका स्लोप अगर हम देखें तो θ1 का स्लोप क्या है, ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर जो है T1 उसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू करेक्ट आंसर कौन सा है, T2 इज ग्रेटर देन T1। सो सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो ये बोला है यहाँ पे करंट जा रहा है 3 एम्पियर, यहाँ पे वोल्टेज है 3 वोल्ट, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 6 ओम। VA माइनस VB लगा दो किरचॉफ का रूल। सो VA इस पॉइंट से स्टार्ट किया हमने, दिस इज इक्वल टू और माइनस VB इक्वल टू नेगेटिव से हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज पे जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, और तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहे हैं तो हम वहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, और करंट जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दिस इज -3 हो जाएगा एंड प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 6 × 3 इक्वल टू प्लस 18 हो जाएगा। सॉल्व करोगे सो दिस इज 18 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द वायर पे, नहीं रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, नहीं एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है द पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर लॉन्ग एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 3 वोल्ट EMF बैटरी and a 10 ohm resistance, the value of potential gradient, what is potential gradient, potential upon length। so I इक्वल टू पहले करंट निकालेंगे, करंट इक्वल टू दिस इज आपका जो टोटल वोल्ट है डिवाइडेड बाई टोटल जो आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 20 एंड प्लस 10 30 होगा, तो करंट इक्वल टू दिस इज 3/30, सो दिस इज 0.1 एम्पियर हो गया। सो V इक्वल टू दिस इज E माइनस I इंटू R होता है, वैल्यू पुट करेंगे सो दिस इज 2 वोल्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो रिलेशन है हमने बता रखा है आपको। एंड नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ, सो दिस इज 2/10 इक्वल टू 0.2 वोल्ट पर मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, EMF ऑफ द बैटरी डिक्रीजेज विथ टाइम, EMF ऑफ बैटरी डिक्रीजेज विथ टाइम, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टाइम। अब देखो समझो, इसमें कह रहा है आपसे कि EMF ऑफ बैटरी डिक्रीज करेगा, EMF ऑफ बैटरी डिक्रीज करेगा विथ टाइम। ठीक है, EMF ऑफ बैटरी जो है वो डिक्रीज करेगा, यस EMF जो है वो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ में, क्योंकि उसमें ज़्यादा फिर कार्बन वगैरह जमता हुआ चला जाता है, इसलिए EMF की वैल्यू डिक्रीज करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज, यस इसीलिए तो डिक्रीज करता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Question number 16. A potential difference V is applied to a copper wire of length L and radius R. If V is double the drift velocity, we know that drift velocity is equal to mu into E होता है. So this is equal to E tau upon m into V upon L लिख सकते हैं. So VD is equal to ये फार्मूला होगा. So VD is directly proportional to potential difference. So हम यहाँ पे कह सकते हैं VD1 upon VD2 is equal to V upon 2V. So this is VD2 is equal to 2 into VD1. Now question number 17. Question number 17 कह रहा है कि किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कंसिक्वेंसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और सेकेंड लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी इन दोनों के बीच में आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब इसको देखो कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों का अगर पोटेंशियल सेम है तो इसको हम पैरेलल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको और इसको जब पैरेलल की तरह ट्रीट कर लोगे तो इसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे पैरेलल में यहाँ पे कनेक्टेड हैं। सो पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज R/4 हो जाएगा। 19. There are 8.4 into 10^22 free electrons per centimeter cube in copper. The current in a wire is 0.21 ampere and charge is this. Then the drift velocity of electron in a copper wire of 1 millimeter square cross section will be. So कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो देखिए drift velocity is equal to we know that I is equal to NEAVD. सो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, VD इक्वल टू दिस इज I अपॉन NEA, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो आंसर इज 1.56 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20,
A wire carrying current I and another wire carrying current 2I in the same direction produces a magnetic field B at the midpoint. What will be the field when 2I wire is switched off? तो देखो यहाँ पे I है, यहाँ पे 2I है, सो मैग्नेटिक फील्ड इसका तो कितना हो जाएगा, दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 2 r हो जाएगा व्हेन 2I इज स्विच ऑफ, जिसमें 2I करंट जा रहा था अगर उसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर इज I इज B डैश इज म्यू नॉट I अपॉन दिस इज 2 r, सो B के बराबर नहीं होगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है यहाँ पे कि when two infinitely long parallel wires separated a distance of 1 meter each carrying a current of 3 ampere, the force is Newton per meter length expressed by each will be given mu naught is equal to this. So we know that force is equal to this is mu naught I1 I2 upon 2 pi into r होता है बेटा। जो सबकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर 18 into 10 to minus 7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ है, अगर टोटल लेंथ के लिए निकालना होता तो एल भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज डबल एंड करंट इज हाफ, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ कॉइल ओरिजिनली 4 यूनिट बिकम्स, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m इक्वल टू आई इंटू ए होता है, सो m1 अपॉन m2 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू IA1 अपॉन A2 हो जाएगा। सो करंट I1 अपॉन I2 एंड एरिया इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। अब इसने कहा है करंट जो है I1 डबल हो गया, I1 इक्वल टू 2I2 हो गया एंड R2 इक्वल टू 2R1 होगा, वैल्यू पुट करोगे सो दिस इक्वल टू कितना आ जा रहा है यहाँ पे 8 यूनिट, सो 8 यूनिट यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वायर बी वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ड्यू टू द फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो अगर हम देखें तो जब पूछा द पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर बी इस वायर से वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 का मतलब है कि B1 B2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ड्यू टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको देखो तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम इस वायर के कारण में मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट मान लीजिए r डिस्टेंस पे, कहाँ से आप मान लो कि 5i हम ले रहे हैं, तो 5i यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जैसे 6 माइनस r होगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट 5i अपॉन 2 पाई इंटू r, क्योंकि इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के कारण किसी r डिस्टेंस पे उस वायर से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया कि 5i, ये i का मतलब क्या अंदर जा रहा है करंट, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, वायर परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, और ये जो है बेटा ये भी वैसे ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर के कारण जो 5i करंट जो पास कर रहा था इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट 5i अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है हमने 6 माइनस r हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड जो 2i के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बराबर होगा, तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे 0 होगा। सो इक्वेट करेंगे, सो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 12 अपॉन 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका कि 2 पैरेलल वायर्स ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर ईच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर if they carry equal current in the same direction and exert a force of 30 into 10 to the minus 7 Newton on each other, the value of the current must be, we know that force is equal to this is mu naught I1 I2 upon 2 pi r into L, सबकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे करंट की वैल्यू दिस इज 0.5 एम्पियर आपका आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, the adjoining diagram shows 3 cases. In all cases the circular parts has radius r and a straight ones are infinitely long फॉर द सेम करंट। देखो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। देखो इनफाइनाइट सबसे पहले तो डायरेक्शन निकालना होता है थंब रूल से। थंब जो है करंट के डायरेक्शन में आप थंब को रखिए और 4 फिंगर जिधर जा रहा हो आप मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सर्कुलर आर्क के लिए हमने बता रखा है आपको फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेट इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके लिए आपको फार्मूला पता है, तो ये सारा फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। सो अगर हम B1 अगर हम पहले वाले के लिए निकालें तो ये क्या है तुम्हारा स्ट्रेट वायर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो तो ये पहले क्या है स्ट्रेट वायर, ये आपका इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पी पे रेडियस r है तो म्यू नॉट I अपॉन दिस इज 4 पाई r हो जाएगा। अब जो सर्कुलर अच्छा इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द प्लेन होगा। और ये जो है ठीक है
इसके कारण इनटू द प्लेन हो गया, और ये जो है इसके कारण कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन होगा। तो अगर इनटू द प्लेन को अगर नेगेटिव ले रहे हो तो इसको पॉजिटिव लेंगे। और सर्कुलर आर्क जो है, आर्क है या सेमी सर्कल बोल लो, सेमी सर्कल के कारण μ0I/4r होता है, और फिर ये वायर है यहाँ पे इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर, तो इसके कारण μ0I/4πr, ये दोनों ये यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसी तरह से B2 को देखें तो इस वायर और ये वायर, ठीक है, तो इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई वायर है और उसी पे किसी पॉइंट पे अगर, या उसके अलोंग किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस बार तो यहाँ पर सिर्फ सर्कुलर लूप के कारण, जो सेमी सर्कुलर लूप है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा यहाँ पे, बट इस आर्क के कारण होगा और इसके कारण होगा, ये दोनों कारण देखो यहाँ पे होगा। सो फाइनली इसका आंसर जो है दिस इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Now question number 26. A current carrying wire of length L is bent to form a circular coil. If the coil is placed in any other magnetic field, then the maximum torque. तो सभी को पता है बेटा maximum torque is equal to this is NIA into B लगता है। The number of turn will be, ठीक है, the torque to be maximum, NA must be maximum and hence N is equal to कितना होना चाहिए? This is equal to 1 होगा यहाँ पे। Now question number 27. Question number 27 में कहा है आपसे कि a long cylinder solenoid has tightly spaced turn wound in a single layer over its surface. The winding wires has a thickness 0.1 millimeter. If a current of 1 ampere flows through the winding wire, what is the approximate value of the magnetic field at the mid plane of the solenoid winding on its axis? So B is equal to this is μ0 n into I, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। So correct answer is equal to 4 pi into 10 to the minus 3 joule is the correct answer. Now next question 28. Assertion region है बेटा कि radius of a charged particle is given by, पहला है an electron and a proton with equal momenta enter perpendicularly into uniform magnetic field, then both are equally curved. तो R इज इक्वल टू दिस इज mv/qb होता है। तो चार्ज दोनों पे सेम है, मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी दोनों का सेम है। सो हाँ इक्वली होगा, दोनों का रेडियस क्या होगा? इक्वली होगा। रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, यस बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. द मैग्नेटिक इंडक्शन एट a point distance x from the center on the axis of a circular current carrying coil is inversely proportional to, तो इसका तो फार्मूला ही होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू बी इक्वल टू μ0 NIA स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। सो वेयर a इज रेडियस ऑफ द कॉइल, x इज मच ग्रेटर देन a, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x³ होता है। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. अगर क्वेश्चन नंबर 30 को देखो तो साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोसेस। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज टू BQ/2πm हो जाएगा, B इज टू 2π फ्रीक्वेंसी m/q हो जाएगा। सो दिस इज टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0.656 हो जाएगा। दिस इज टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। Now question number 31. A proton and alpha particle moving with the same velocity and enter into a uniform magnetic field which is acting normal to the plane of their motion. The ratio of the radii of the circular path described by the proton and alpha particle respectively is. So R is equal to this is mv/qb, Q is equal to this is E and this is equal to यहाँ पे जो चार्ज है अल्फा पे दिस इज 2 into E हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है m के बराबर, तो मास ऑफ अल्फा जो होगा 4 times ऑफ m हो जाएगा। सो R1/R2 इज इक्वल टू दिस इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32. A given charge particle is projected in a transverse uniform magnetic field with different speed. The time period of the resulting motion is then measured for various speed of projection. The graph for best represent. देखो t is equal to this is 2πm/qb होता है, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू पावर कितना हो गया? दिस इज 0। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 2 कांस्टेंट होगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 33
The magnetic moment of the current I carrying circular coil of radius r and number of turn n is varies। तो 33 के सीधे पता है आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इक्वल टू n i a होता है। सो दिस इज n i एंड एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी शुड। सो करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू दिस इक्वल टू n a b अपॉन c होता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दिस इज फोर्थ, नॉन ऑफ द अबव। डिक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, ये गलत है। फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। अगर क्वेश्चन नंबर 35 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि ए एंड बी आर टू वायर कैरिंग ए करंट आई इन द सेम डायरेक्शन एक्स एंड बाई आर टू इलेक्ट्रॉन्स बी मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन देयर विल बी। तो इसमें देखो इसका करेक्ट आंसर जो है 1 है, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी रिपल्सिव बिटवीन एक्स एंड वाई। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज BE। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज BA। द वैल्यू ऑफ BE अपॉन BA इज। सो वी नो दैट BE इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 2r हो जाएगा एंड D इक्वल टू R। अगर हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट अ डिस्टेंस r, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन r स्क्वायर। इसका फार्मूला जो है फार्मूला लगा दिया और दोनों का रेशियो निकाला तो दिस इज 2√2 अपॉन कितना हो गया 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे कुछ बल्ब गिवन है, वोल्टेज गिवन है। ऑल बल्ब्स इन द सेम सर्किट शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल। विच बल्ब विल ग्रो मोस्ट ब्राइटली? कौन सा बल्ब जो है सबसे ब्राइटली ग्लो करेगा? कौन सा? सो विच सबसे ज़्यादा पावर किसको मिलेगा यहाँ पे? ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। हेयर इज ए डी बल्ब। करंट इज द मैक्सिमम। यहाँ पे करंट क्या होगा? क्योंकि सारा करंट जो आएगा यहीं से फिर ट्रेवल करेगा, तो सारा करंट जब यहाँ से ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे ये ग्लो करेगा सबसे ज़्यादा। फिर कौन करेगा? सी करेगा, क्योंकि यहाँ से करंट जब जाएगा तो यहाँ से करंट ज़्यादा जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट सी से ज़्यादा जाएगा। तो डी के बाद सी के बाद ए के बाद कौन सा? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। अगर 38 को आप देखें यहाँ पे 38, the plot represent the flow of current through the wire for different time interval. The ratio of charge flowing through the wire corresponding to the time interval is। तो यहाँ पे देखें तो इधर आपका करंट है और इधर आपका क्या है? टाइम है। तो ये 1 से 2 सेकेंड में ये आपका करंट यहाँ पे हो गया दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ पे 3 से 5 सेकेंड में करंट हो गया 1 एम्पियर और ये इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो आपसे पूछा है the ratio of charge flowing through the wire corresponding to this time interval, and we know that charge जो होगा एरिया अंडर IT कर्व गिव्स चार्ज। एरिया जो होता है करंट और टाइम, तो वी नो दैट चार्ज इक्वल टू दिस इज Q इक्वल टू I इंटू T होता है। तो एरिया जो है चार्ज दे देगा, तो ये दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3। एरिया निकालिए, एरिया निकाला तो रेशियो आया 1:1:1, तीनों में सेम आ गया। Next, in the following figure, potential of point A is equal to the potential of point B. The value of E is। E की वैल्यू आपसे पूछा, बोला पोटेंशियल A पॉइंट का और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो E की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट इक्वल टू दिस इक्वल टू E प्लस 30 अपॉन कितना हो जाएगा? यहाँ पे वोल्टेज कितना है? E, यहाँ पे कितना है? 30। तो E प्लस 30 और सेम तरह से कनेक्टेड है, तो इसलिए ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। VAB कितना है? 0 है यहाँ पे। तो VAB अगर 0 है आपका, तो VAB 0 है, तो दिस इज E माइनस IR इक्वल टू कितना हो गया? 0। वैल्यू पुट किया, तो E इक्वल टू कितना हो गया? दिस इज 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इन द सर्किट शोन हेयर? P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम देखें तो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड द अर्थ E1 इक्वल टू 15 वोल्ट है यहाँ पे। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड E2 इज कितना हो जाएगा? P एंड E, दिस इज आल्सो 15 वोल्ट हो जाएगा, 15 वोल्ट। एज करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर। यहाँ पे करंट बोल रहा है दिस इज 2 एम्पियर पास कर रहा है यहाँ से करंट। therefore potential difference between Q and E2 is equal to 5 into 10 is equal to 10 volt. Hence the total potential difference P and Q कितना बच जाएगा? तो टोटल 15 था, यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। Now question number 41. The internal resistance of a cell of EMF 4 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell will be।
सो आई इजकल टू दिस इजकल टू टोटल जो आपका करंट हो जाएगा, दिस इज 4/3.9 प्लस 0.1, सो दिस इज 4 एम्पियर एंड वी डैश इजकल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 0.1, सो वी इजकल टू वही जो फार्मूला लगता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर लिया, सो दिस इज 3.9 इज द करेक्ट आंसर। 42 को अगर देखें तो ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड है, तो द फिगर सोन मीटर ब्रिज विथ ए बी इजकल टू 100 सेंटीमीटर, एक्स इजकल टू दिस, आर इजकल टू दिस एंड जॉकी जे इन ए पोजीशन बैलेंस पोजीशन पे चौकी रखा हुआ। इफ आर इज नाउ मेड टू 8 ओम दैट, तो हम जानते हैं कि R1/R2 इजकल टू P/Q इजकल टू R/S होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया x/R इजकल टू 12/18 इजकल टू x/100 माइनस एक्स हो गया, वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया, सो आंसर इजकल टू दिस इजकल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, हेंस जॉकी मस्ट बी मूव्ड 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ 43 नंबर क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि 2 बल्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि 2 बल्ब्स विथ रेटिंग दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 440 वोल्ट सप्लाई, देन, तो अगर 440 वोल्ट सप्लाई है तो वी नो दैट आर इजकल टू दिस इज V²/R होता है, V², जैसे पावर इजकल टू दिस इज V² कितना होता है R, तो R इजकल टू कितना हो जाएगा V² पावर हो जाएगा, तो R1/R2 निकल गया यहाँ से, फॉर सीरीज V1V2 ऐड हो जाएगा, तो R1/R2 इजकल टू ये रेशियो आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो सिंस V1 इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट, सो बल्ब 140 वाट एंड 220 वोल्ट विल फ्यूज, ये जो है फ्यूज कर जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है आपसे, for a particle of charge 1 coulomb moving with velocity of this experiences a constant force of this due to the constant magnetic field, so force is equal to we know that q v cross b होता है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, so v नॉट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 40 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 45 को देखें तो देयर 3 वायर्स आर कैरिंग सेम कांस्टेंट करंट I in different direction, 4 loops enclosing the wires in the different manners as shown in the figure, the direction of DL is, so this is loop 1, loop 2, loop 3, loop 4 है यहाँ पे। so we know that B dot DL is equal to close into mu naught into summation of, मतलब कि mu naught into I होता है, I is the total current। so अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि A का क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q हो जाएगा, मतलब A का ये हो जाएगा, B डॉट DL इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट इंटू I, ठीक है, क्योंकि एक को पॉजिटिव लेना होगा तो एक को क्या लोगे, एक तरफ को नेगेटिव लोगे यहाँ पे, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू ए करंट ऑफ 5 एम्पियर flowing through an infinite long straight wire separated by a perpendicular distance of 10 cm in air, magnetic force experienced by the electron is, magnetic force कितना हो जाएगा, we know that magnetic force अगर हम निकालें इस वायर के कारण, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू म्यू नॉट I अपॉन दिस इज 2πr हो जाएगा, एंड फोर्स F इजकल टू दिस इज q v क्रॉस v होता है। इस जो ये जो चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी जो मूव कर रहा है, इसका चार्ज आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया यहाँ से, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47 को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ वायर ABC कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर विल बी, मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे कितना लगेगा, सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू F इजकल टू दिस इजकल टू ILB इंटू साइन थीटा होता है, तो यही देखो फार्मूला लिखा है यहाँ पे। सो मैक्सिमम फोर्स जब परपेंडिकुलर होगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, सो FM इजकल टू BI इंटू L हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे 0.75 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट I एम्पियर फ्लोज इन द लूप हैविंग ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r मीटर सबटेंडिंग इन एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, वी नो दैट B इजकल दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2π I अपॉन कितना होता है r, हेयर एंगल थीटा इज इंस्टीड ऑफ 2π, अगर हम एंगल थीटा 2π लेते हैं तो, बट अगर थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा, दिस इज B इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू थीटा I अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज r हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, 48 का फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ 49 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है यहाँ पे
कि ए 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 10 ग्राम इज हैंग्ड बाई 2 फ्लेक्सिबल वायर इन a magnetic field of 0.4 Weber per meter square. The magnitude and direction of the current required to the flown to neutralize the tension of the hanging wire is. So अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये टेंशन लग रहा है, हैंगिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, हैंगिंग वायर है। सो फॉर टेंशन कितना होना चाहिए, 0। सो एम जी इसका टू कितना होना चाहिए, आई एल बी। एम जी जो वेट लगेगा वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एम जी किसके बराबर होना चाहिए, आई एल बी के बराबर होना चाहिए। हमने इक्वेट कर दिया यहाँ पे, जब इक्वेट किया तो आई इसका टू यहाँ पे करंट आ गया 0.4157 एम्पियर, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखोगे तो वायर पे जो फोर्स लगना चाहिए वो अपर डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी ना वेट को बैलेंस कर पाएगा। तो वेट नीचे है और वायर पे जो करंट के कारण फोर्स लगेगा वो अपर डायरेक्शन में लगेगा। दोनों को जब इक्वेट करोगे तो वहाँ से आपका जो वैल्यू है करंट का वो वैल्यू यहाँ पे निकल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर कैरिंग करंट आई एस वन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो यहाँ से करंट चला, यहाँ से करंट जाएगा तो दोनों तरफ से जाएगा, यहाँ से भी करंट 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 जाएगा। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन, और ऊपर वाले वायर के कारण क्या होगा, इनटू द प्लेन। दोनों वायर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे 0। उसी तरह से इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनटू द प्लेन, और इसके कारण जो होगा वो क्या होगा, इसके कारण जो होगा कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन। सेम डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट पी है उसका सेम डिस्टेंस है, सेम सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा सेंटर पे। तो इस तरह से बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है। थोड़ा तेज हमने कराया है इसलिए कि ये सारा अभी अभी आपने 12th में पढ़ा है, ये सारे क्वेश्चन इस तरह से आपने बड़े सारे क्वेश्चन किए होंगे तो सभी को पता है। ये 11th नहीं है बेटा, 12th अभी आपने जो पढ़ा है उसी से है, ठीक है। और अगर मैं धीरे धीरे बनाऊंगा बेटा तो बहुत लेंथी वीडियो बनेगा और फिर उतना आप देखने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपको दिक्कत होती है, नहीं अगर आता है वीडियो देख करके, आप ग्रुप में पूछें मुझसे, ठीक है। बट एक बार जरूर सारे क्वेश्चन को करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा ये, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके नीट में आएंगे। तो इस सारे क्वेश्चन को करें, और अगर वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत आती है कि समझ में कहीं पे नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में फिर से उसको पूछिए, फिर से उसको बताएंगे हम आपको।